हेलो एवरीवन। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो तो हो ही रही हैं। आपने देखा कि अभी हाल ही में खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई और इसके अलावा बीएड की परीक्षा हुई और जो अन्य परीक्षाएं हैं वो भी शेड्यूल्ड हैं। आरओ की परीक्षा होने वाली है 20 सितंबर को और इसके बाद यूपी पीसीएस 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो भी होने वाली है। जो अन्य प्रदेश हैं लाइक बीपीएससी भी नवंबर दिसंबर में हो सकती है और यूपीएसआई की वैकेंसी भी आने की सूचना मिल रही है। हालांकि ये परीक्षा यूपीएसआई की वो जनवरी के बाद होगी, लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग 1 वर्ष तक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको करंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षाएं हैं ये भी 15 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। एसएससी वगैरह की जो परीक्षाएं हैं वो भी शुरू होने जा रही हैं। तो जो पिछले महीने के यानी कि लास्ट 6 मंथ के जो बेस्ट करंट अफेयर्स हैं उसका रिवीजन बहुत जरूरी हो जाता है और इसीलिए ये सीरीज जो है वो स्टार्ट की जा रही है। और आपके लिए ये जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखा करें। जो भी सीरीज यानी कि पिछले 6 महीने के जो भी करंट हैं, जो बेस्ट करंट हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल हैं कि ये पूछे जा सकते हैं, तो इनकी पूरी सीरीज आपको मिलेगी 1 बाय 1 करके। तो आज का जो वीडियो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक आप देखिएगा, बिल्कुल भी इसे स्किप मत कीजिएगा। और इसी क्रम में जो पहला सवाल है वो देखिए। जो वर्तमान में कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इस दौरान बहुत सारी नई योजनाएं शुरू की गई हैं और ये जो सारी योजनाएं हैं अलग अलग राज्यों की, वो फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरि नामक योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना था। तो ये जो योजना थी धन्वंतरि योजना, ये कहाँ पर शुरू की गई थी? ये असम सरकार की योजना थी, दैट इज ऑप्शन डी। और आपको पता होना चाहिए कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीश मुखी। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संस्कृत में प्रसारित न्यूज मैगजीन का नाम क्या है? ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत भाषा में एक न्यूज मैगजीन, साप्ताहिक न्यूज मैगजीन है, उसको शुरू किया है, तो उसको नाम क्या दिया गया है? तो देखिए उसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और इसको आप बिल्कुल याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर शुरू किया गया? जब कोविड-19 शुरू हुआ संक्रमण इसका, तो इसके इलाज के लिए प्लाज्मा जो थेरेपी थी वो काफी कारगर मानी जा रही थी और इसके लिए जो पहला प्लाज्मा बैंक था वो कहां पर बनाया गया था, ये सवाल था यहाँ पर। सही जवाब इसका है ऑप्शन डी, दैट इज दिल्ली में बनाया गया था। ठीक है, याद रखना इसको। और भारत सरकार की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप जिसे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की ये पहली सोशल मीडिया ऐप है और इसको नाम दिया गया था एलिमेंट्स। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, एलिमेंट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में हर घर में 100% एलपीजी गैस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? यानी कि कोई भी घर ऐसा नहीं बचा जहां पर एलपीजी ना हो, तो ये बन गया था हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है कौन है? जयराम ठाकुर हैं, आप जानते होंगे। और जो गवर्नर है उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कवक पार्क कहां पर बनाया गया है? भारत का पहला कवक पार्क है ये, क्योंकि अब देखिए जो भारत में पहले जो कुछ भी होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑल द एग्जाम्स। तो जो ये भारत का पहला कवक पार्क है ये उत्तराखंड में बनाया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, ऑप्शन सी। अब ये जो कवक पार्क है वो उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो ये मनुष्यारी में बनाया गया है। ये भी मनुष्यारी नामक एक स्थान है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया, तो इसमें भारत की रैंक क्या रही? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इसमें जो पहला स्थान था वो किसका था? पहला स्थान मिला था नॉर्वे को। ठीक है, और कुल मिला के देखा जाए तो 180 देशों पर ये जो रैंक है वो जारी की गई थी। तो 180वां स्थान किसको मिला था? ये मिला था उत्तर कोरिया को। तो ये पहला और आखिरी देश मैंने आपको बता दिया। भारत की रैंक जो थी वो 2020 में थी 142। ठीक है, ये भी आप याद रखना। 2020 में भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वें स्थान पर है। और अगर बात करें 2019 में, तो भारत की जो रैंक थी वो कितनी थी 2019 में? 140। तो ये दोनों रैंक इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप याद रखेंगे। और इसे जो है जारी कौन करता है?
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक संस्था है जो कि इस रैंक को जारी करती है। भारत जो है ये GPAI का सदस्य बन गया है और आपको बताना है कि कब बना है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो GPAI है यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, GPAI का फुल फॉर्म क्या बनता है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भारत जो है 2020 में इसका सदस्य बन गया है और एग्जैक्ट तारीख है 16 जून। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। और पंचवटी नामक एक योजना है जो कि जो वरिष्ठ मतलब जो सीनियर सिटीजन है उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये योजना चलाई गई है, पंचवटी नामक योजना, और यह योजना है हिमाचल प्रदेश की। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। ऐसी योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 ये अभी हाल ही में जारी हुआ था, इसमें भारत की रैंक क्या है ये आपको बताना है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020, इसको जो है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020 के नाम से भी जानते हैं, EPI 2020। तो देखो ये जो है EPI 2020, हालांकि इसको EPI पढ़ना आप, तो EPI जो इंडेक्स होता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे जारी कौन करता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और ये जो है 2 साल में जारी होता है, यानी कि यह एक द्विवार्षिक इंडेक्स है। और 2018 में जो भारत की रैंक थी, 2018 में EPI इंडेक्स और इसमें इंडिया की रैंक थी 177 और EPI इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक कितनी हो गई, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना ये है 168, ठीक है। तो 2020 में ये है भारत की रैंक 168। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान को छोड़कर सभी जो दक्षिण एशियाई देश थे वो मतलब उनकी जो स्थिति है सभी दक्षिण एशियाई देशों की वो भारत से कहीं बेहतर है। सूची में कुल मिला के जो इसमें देश शामिल किए गए हैं उसमें सिर्फ 11 देश ऐसे हैं जो कि भारत से नीचे हैं, बाकी सभी देशों की जो स्थिति है वो मतलब भारत से बेहतर है। तो 11 देश जो हैं उनसे बेहतर स्थिति है अपने भारत की इस सूचकांक में। और एक इंडेक्स और है मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020, मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020, जिसमें यह बताया गया कि जो प्रवासी हैं उनके लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा होता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, दैट इज मुंबई। तो याद रखना कि मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 ने बताया है कि प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है, ऑप्शन बी। ICGH सचेत, ICGH सचेत, इसका जलावतरण कहाँ से किया गया, तो आपको बताना चाहेंगे कि ICGH सचेत ये क्या है, ये भारतीय तटरक्षक पोत है और इसका जो जलावतरण है वो किया गया कहाँ से, गोवा से। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, गोवा से इसका जलावतरण हुआ। कब हुआ था, ये 15 मई को किया गया था, 15 मई 2020 में। और केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको लॉन्च किया था। तो ऑप्शन ए याद रखना, ICGH सचेत का जलावतरण 15 मई 2020 को गोवा से किया गया है। और सोहराई खैबर एक पेंटिंग है और तेलिया रुमाल ये भी एक पेंटिंग है। तो ये जो दोनों पेंटिंग्स हैं इनको GI टैग दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो सोहराई खैबर और दूसरा कौन सा है, तेलिया रुमाल, ये क्रमशः किस प्रदेश से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो देखिए तेलिया रुमाल सीधे सीधे आ जाएगा इसका तेलंगाना, ठीक है, याद रखना इसको। और तेलिया रुमाल तेलंगाना, और सोहराई खैबर जो पेंटिंग है इसका संबंध कहाँ से, झारखंड से है। तो हालांकि विकल्प सभी गलत हैं गलती से, तो याद रखना कि सोहराई खैबर ये झारखंड की पेंटिंग है और तेलिया रुमाल जो है ये तेलंगाना की पेंटिंग है, जिनको GI टैग अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। अब अगला सवाल देखिए, भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ है और इसमें यह बताया गया कि भारत में जो एशियाई शेर हैं उनकी संख्या 29% से बढ़ी है। तो दैट इज ऑप्शन सी इज आवर आंसर। और अब भारत में जो एशियाई शेरों की कुल संख्या है, तो कुल संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, ये हो गई है 674, 674, ठीक है। और वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा सरकार ने राज्य गान का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। तो वंदे उत्कल जननी को किसने लिखा है,
तो देखिए सही जवाब इसका ये जो वंदे उत्कल जननी है, जो कि अब ओडिशा सरकार का राजगान होगा, और इसको लिखा गया था 1912 में। किसने लिखा था? कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा ने। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो सकता है कि ये रिपीट हो जाए एग्जाम में। और एम नेत्रा, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, वो कहाँ के निवासी हैं? तो ये हैं तमिलनाडु की रहने वाली, और इनका नाम क्या है? एम नेत्रा। फ्रेंड्स, लॉकडाउन में गरीबों की मदद करने वाली सैलून संचालक की बेटी एम नेत्रा को यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, जिसको आप कहेंगे UNADAP का गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। तो इन्होंने अपने त्याग से अपनी महानता साबित की और इसका पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हो गया। भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो भारत और मध्य एशिया का जो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा है वो बेंगलोर का है, कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको क्या कहेंगे आप? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो भारत की रैंक है 2020 में, वो कितनी है? वो है 74, और इसमें जो पहला स्थान है वो स्वीडन का है, स्वीडन पहले स्थान पर है। और ये जो इंडेक्स होता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसे जारी करता है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। और ये जो इंडेक्स है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसे हाल ही में यानी कि 13 मई 2020 को ही जारी किया गया था। भारत की रैंक याद रखिएगा 74, ठीक है। तो देखिए, जो भी विकल्प है यहाँ पर वो सारे के सारे विकल्प गलत हैं, और याद रखिएगा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 74 है, 74 है। पीएम मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कहाँ से की? पीएम मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? और देखिए, इसका सही जवाब बनेगा बिहार से, दैट इज ऑप्शन बी। बिहार में खगड़िया जिले के तेलिहार नामक स्थान से इसकी शुरुआत की गई, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये 20 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत कितने नगरों या निगमों से की जाएगी? तो अगले जो 5 वर्ष हैं उसमें लगभग 200 जो नगर हैं और या निगम हैं, उसमें मतलब कि छोटे छोटे एरिया बनाए जाएंगे जिसमें पेड़ों को लगाया जाएगा, और ये एटमॉस्फेयर को, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसको नगर वन कार्यक्रम नाम दिया गया है, और ये 200 नगरों में इसकी शुरुआत की जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बहुत ही चर्चित घटना है, आपको याद होगा, और ये न्यूज़पेपर में भी आ रहा था और टेलीविजन पर भी। तो 21 जून 2020 को यहाँ पर स्टायरीन नामक गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बस इतना बताना है कि वह कौन सा शहर, कौन सा प्रदेश है जहाँ पर यह घटना हुई थी। तो याद रखिएगा प्रदेश का नाम, दैट इज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, ठीक है, विशाखापत्तनम में यह घटना हुई थी। स्टायरीन नामक गैस लीक हुई थी। और एक बात और भी है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जो है MIC मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस जो थी वो लीक हुई थी। अब एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। CIPET क्या है? देखिए, CIPET का फुल फॉर्म अब बदल गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में CIPET, जिसको पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता था, उसको बदलकर अब कर दिया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये थोड़ा सा माइनर चेंज है, लेकिन ये काफी बड़ा इफेक्ट रखेगा। तो इसको आप याद रखना कि CIPET में अब जो फुल फॉर्म पहले होता था उसको बदल दिया गया है। अब नया जो फुल फॉर्म है वो बनेगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और नमस्ते ट्रंप, ये जो कार्यक्रम था USA के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप जी, तो उनके स्वागत के लिए भारत में किया गया था। तो ये जो कार्यक्रम था वो कहाँ पर किया गया था, ये आपको बताना है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या फिर केरल में? तो सही जवाब इसका अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो एक स्टेडियम है जिसका नाम दिया गया है मोटेरा स्टेडियम, तो मोटेरा स्टेडियम में ये जो कार्यक्रम था उसकी शुरुआत की गई थी।
टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए कुल 50 एम्बेसडर्स शामिल किए गए हैं, जिसमें 2 भारतीय भी शामिल हैं और इसमें एक प्रियंका चोपड़ा है, दूसरे अनुराग कश्यप, यानी कि उपरोक्त दोनों यहाँ पर सही जवाब बनेगा। प्रियंका चोपड़ा जो कि एक अभिनेत्री हैं और निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप, दोनों को एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है। और ये भी याद रखना कि ये जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है TIFF 2020 में इसका जो 45वां एडिशन है वो आयोजित किया जा रहा है, 45th, ठीक है। और इसमें जो 50 एम्बेसडर्स हैं उसमें भारत से प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप शामिल हो रहे हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। एक किताब आई है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, तो ये किताब किसने लिखी है? सही जवाब इसका जग्गी वासुदेव, दैट इज ऑप्शन बी। और शांतनु गुप्ता की एक किताब आई है, बीजेपी पर लिखी किताब है, और वो जो किताब है इसको किस देश ने अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है? तो ये जो देखिए किताब है उसका नाम क्या है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इसको लिखा कितना है? शांतनु गुप्ता ने इसको लिखा है। तो इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी कोर्स में अब ये शामिल हो गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन गया है इसीलिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप MCQs। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये सीरीज अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर अगर आप लोग करेंगे तो जो इसका नेक्स्ट वीडियो है और जितने भी करंट हैं वो मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। जब आप लोग इसे देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और फिर अगला वीडियो जल्दी आता है। अदरवाइज की स्थिति में वही होता है कि मोटिवेशन के अभाव में तो कुछ भी नहीं होता है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।